अंधेरी रात थी और सड़क पर वीरानी छाई हुई थी। चारों ओर केवल रात का सन्नाटा और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। राकेश अपनी कार में अपने दोस्तों के साथ शहर से गांव की ओर जा रहा था। वह और उसकी मंगेतर रीमा हाल ही में सगाई कर चुके थे और उन्होंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ एक छोटे सफर पर निकलेंगे। साथ में उसके दो और दोस्त थे, करण और सुमित। सभी हंसी मजाक में मशगूल थे, जीवन की बातों में खोए हुए। रीमा ने हल्की हल्की मुस्कान के साथ कहा, राकेश, गांव पहुंचने के बाद हमें तुम्हारे बचपन के ठिकाने जरूर देखने हैं। सुना है तुम्हारे वहां कई किस्से हैं। राकेश ने हंसते हुए कहा, हाँ, वहां का हर कोना मेरी यादों से भरा है। पर एक जगह ऐसी है जहां मैं कभी रात में नहीं जाता था। उसके इस जवाब पर करण ने हंसते हुए चुटकी ली। ओहो, तो तुम्हारे गांव में भी भूत प्रेत की कहानियां हैं। सभी ठहाके मारने लगे। राकेश ने हल्के से सिर हिलाया, जैसे उसे इस बात में कोई मजाक नहीं लगता था। रात का समय बढ़ता गया और उनके सामने के दृश्य में सिर्फ सड़क और अंधेरा था। वे एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे, जहां घने जंगल के बीच एक संकरी सड़क गुजरती थी। पेड़ इतने घने थे कि सड़क पर चांद की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच रही थी। चारों ओर जैसे एक रहस्यमयी खामोशी फैल गई थी। कुछ दूर चलते ही अचानक सुमित ने कहा, क्या तुम्हें भी लगा जैसे सामने कोई था? राकेश ने ध्यान से देखा, लेकिन सड़क खाली थी। उसने इसे मजाक समझा और मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुमने कुछ गलत देखा होगा, सुमित। लेकिन फिर अचानक कार की हेडलाइट्स के सामने एक सफेद साया दिखाई दिया। राकेश ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी फिसल गई और वह उस साये को बचाने की कोशिश में बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। एक जोरदार आवाज हुई और सब कुछ कुछ पल के लिए शांत हो गया। कुछ मिनटों बाद सभी अपने अपने होश में आने लगे। राकेश ने आंखें खोलकर देखा कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। उसके सिर से खून बह रहा था और रीमा भी दर्द में कराह रही थी। करण और सुमित पीछे बेहोश पड़े थे, लेकिन उनकी सांसें चल रही थीं। राकेश ने दर्द के बावजूद बाहर निकलने की कोशिश की और देखा कि सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने अपने फोन को देखा, लेकिन सिग्नल नहीं था। ये क्या था? रीमा ने थकी हुई आवाज में पूछा। राकेश ने बिना कुछ कहे उसके सिर को सहलाया, जैसे उसे दिलासा देना चाह रहा हो। वह खुद उस सफेद साए के बारे में सोच रहा था, जो उसने देखा था। क्या वह किसी इंसान की परछाई थी या कुछ और? रीमा ने कांपते हुए कहा, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। राकेश ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कार की हालत ऐसी नहीं थी कि वे आगे बढ़ सके। फिर उसने अपने दोस्तों को होश में लाने की कोशिश की। करण और सुमित धीरे धीरे होश में आए, लेकिन उनके चेहरों पर डर का अजीब सा भाव था। राकेश, तुमने वो देखा था ना? करण ने कांपती आवाज में पूछा। राकेश ने सिर हिलाया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा वो हकीकत थी या उसकी आंखों का धोखा। दुर्घटना के बाद चारों दोस्त गहरी चोटों और थकान के बावजूद धीरे धीरे होश में आ रहे थे। रात का सन्नाटा और बढ़ गया था। आसपास के पेड़ों की सरसराहट में एक अजीब सा भय था, जैसे कि कोई छुपा हुआ प्राणी उनकी ओर देख रहा हो। राकेश ने कार की स्थिति को ध्यान से देखा। कार का इंजन पूरी तरह ठप हो चुका था और पहियों से टकराने की आवाज आ रही थी, जैसे गाड़ी हिल रही हो। यह देखकर राकेश को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। वह जानता था कि इस जगह पर रात गुजारना सुरक्षित नहीं था। उसने बाकी दोस्तों को उठाया और उन्हें कार से बाहर निकलने के लिए कहा। सभी ने अपने अपने फोन निकाले, लेकिन किसी के भी फोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। करण ने आसपास देखते हुए कहा, हमें पैदल ही चलना होगा। शायद कुछ दूर पर कोई गांव हो। यहां रुके रहना ठीक नहीं। राकेश ने सभी को सांत्वना देते हुए कहा, सुनो, हमें बस शांत रहना होगा। शायद कुछ ही देर में हमें मदद मिल जाए। सभी ने कार के पास से चलना शुरू किया। सड़क पर घुप अंधेरा था और उनके सामने केवल एक लंबी संकरी पगडंडी नजर आ रही थी, जो जंगल की ओर जा रही थी। पैरों की आवाज और दिल की धड़कनें मानो जंगल की खामोशी में गूंजने लगी। रीमा ने राकेश का हाथ थाम लिया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ चुका था। अचानक उन्हें दूर कहीं एक हल्की रोशनी दिखाई दी।
करण ने उत्साहित होकर कहा, शायद वहां कोई घर या ढाबा होगा। उन्हें लगा कि शायद वहां कुछ मदद मिल जाएगी। सभी ने तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे वे रोशनी के करीब पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। रोशनी एक छोटे से पुराने घर से आ रही थी, जो खंडहर की हालत में था। चारों ओर टूटे हुए दीवारें और बिखरे हुए पेड़ पौधे थे। ऐसा लग रहा था कि ये जगह सालों से वीरान थी। यह जगह यह जगह अजीब है, रीमा ने डरते हुए कहा। राकेश ने रीमा का हाथ थामकर उसे दिलासा दिया, लेकिन उसके भीतर भी डर गहरा रहा था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस घर के पास जाकर दरवाजे को धीरे से खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कर्ण ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तो वह चरमराते हुए खुल गया। अंदर का नजारा और भी डरावना था। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। फर्श पर धूल और मिट्टी जमी हुई थी, लेकिन बीच बीच में पैरों के निशान भी थे। यह देखकर सभी की रूह कांप उठी। यहाँ कोई रहता है? सुमित ने कांपती आवाज में कहा। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों दोस्त अंदर फंस गए और एक दूसरे की ओर भयभीत होकर देखने लगे। रीमा के चेहरे पर भय की लहर दौड़ पड़ी और उसने राकेश का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी एक घुटी घुटी सी आवाज गूंजी, मानो कोई दर्द में कराह रहा हो। चारों ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। करण ने साहस दिखाते हुए कहा, शायद ये हमारी कल्पना है। चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं। लेकिन जब उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, तो दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। ये कैसे संभव है? राकेश ने घबराते हुए कहा। हमने दरवाजा तो खुला ही छोड़ा था। अचानक उन्हें एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई बिल्कुल वैसी ही थी जो उन्होंने सड़क पर देखी थी। सफेद साया, एक अनजानी आकृति जो हवा में तैरती हुई उनके पास आने लगी। सबकी धड़कनें तेज हो गईं और वे सब अपनी जगह जम से गए। रीमा ने कांपते हुए कहा, ये कौन है? क्या ये वही साया है जिसे हमने सड़क पर देखा था? राकेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उस साये को गौर से देखा। वह परछाई जैसे हवा में धीरे धीरे घूम रही थी और फिर अचानक उसने राकेश की ओर इशारा किया। सभी ने देखा कि उस परछाई का चेहरा एकदम सफेद था, आंखें बिल्कुल खाली और ठंडी। उसकी दृष्टि में एक अनजाना भय था। राकेश ने उस साई की ओर कदम बढ़ाया और पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो हमसे? परछाई ने बिना कुछ कहे राकेश के पास आकर उसकी आंखों में झांकने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और फिर वह अचानक गायब हो गई। राकेश ने पलटकर रीमा और दोस्तों की ओर घेरा। उसकी आंखें जैसे खून की तरह लाल हो गई थी। रीमा ने चीखकर कहा, राकेश, तुम्हारी आंखें? राकेश ने हाथ से अपनी आंखें छुईं और देखा कि उसकी उंगलियों पर खून लगा हुआ था। इस बात से डरते हुए सभी ने कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, एक भयानक चीख सुनाई दी। यह आवाज़ उनके कानों में गूंजने लगी, मानो कोई बहुत ही कष्ट में चीख रहा हो। करण ने सहमते हुए पूछा, क्या ये सच में हो रहा है या हम सब बुरी तरह फंस गए हैं? तभी राकेश को याद आया कि उसके गांव में उसने बचपन में एक कहानी सुनी थी, एक आदमी की जो उस जंगल में अचानक गायब हो गया था और कुछ ही दिनों बाद उसकी लाश इसी इलाके में मिली थी। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी यहाँ भटक रही है और जो भी उसके रास्ते में आता है उसे अपने दर्द में शामिल कर लेती है। राकेश ने धीमी आवाज में सबको यह कहानी सुनाई। उसकी बात सुनकर रीमा कांपने लगी। उसने कहा, क्या हम उसी आत्मा के शिकार हो रहे हैं? सुमित ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना चाहिए। ये आत्मा हमारे साथ खेल रही है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। सुमित का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी नजरें उस कमरे के चारों ओर घूम रही थीं। कमरे की दीवारों पर पुराने खून के धब्बे और अजीब निशान थे, जैसे किसी ने खरोंच से कुछ उकेरने की कोशिश की हो। इन निशानों को देखकर करण ने असहज होकर कहा, यहाँ कुछ बहुत गलत है। हमें जल्द से जल्द बाहर निकलना होगा। रीमा ने दरवाजे को फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे के हैंडल को पकड़ा, उसकी उंगलियों को जकड़न का एक अजीब सा एहसास हुआ। अचानक हैंडल बर्फ की तरह ठंडा हो गया और रीमा की चीख निकल गई।
वह अपने हाथ को तेजी से पीछे खींची, लेकिन उसके हाथ पर सफेद निशान पड़ चुके थे, जैसे किसी ठंडी लौ ने उसे छू लिया हो। राकेश ने उसका हाथ थामा और गुस्से में बोला, अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकते। यह आत्मा सचमुच खतरनाक है। चारों दोस्तों ने उस घर से बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, कमरे की लाइट बंद हो गई। चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। कमरे में केवल उनकी घबराहट भरी सांसों की आवाज थी। अचानक एक ठंडी और भारी हवा का झोंका उनके ऊपर से गुजरा और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके चारों ओर घूम रही हो। तभी करण के शरीर में एक अजीब सी हरकत हुई। उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो गईं और वह कांपने लगा। उसके मुंह से धीमी धीमी आवाजें निकलने लगी, जैसे वह किसी से बात कर रहा हो। सभी ने देखा कि करण की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। रीमा ने चीखकर कहा, करण, क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन करण ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आवाज गहरी और अजनबी सी हो गई। उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया, तुम लोग यहाँ नहीं हो सकते। यह मेरी जगह है, मैं तुम सबको जाने नहीं दूंगा। उसकी आवाज गूंजने लगी और सभी को भय से जकड़ने लगी। राकेश ने उसकी ओर बढ़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन करण ने राकेश को इतनी ताकत से धक्का दिया कि वह पीछे गिर पड़ा। अब तक करण का पूरा शरीर मानो किसी अनजानी शक्ति के नियंत्रण में था। वह दीवार की ओर घूर रहा था, जैसे उसे वहां कुछ दिखाई दे रहा हो, और फिर अचानक वह तेजी से भागते हुए कमरे के कोने में जा पहुंचा। रीमा, सुमित और राकेश उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन करण की शक्ति बढ़ चुकी थी। उसकी हरकतें और भी डरावनी होती जा रही थीं। वह अजीब हरकतें कर रहा था, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के साथ संवाद कर रहा हो। अचानक करण जोर से चिल्लाया और उसकी आंखें वापस अपनी सामान्य स्थिति में लौट आईं, लेकिन उसके चेहरे पर खून के छींटे थे। करण ने डर के मारे चिल्लाते हुए कहा, वह अपने आप को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे और उसकी आंखों में भय और दर्द साफ झलक रहा था। अब यह स्पष्ट हो गया था कि यह जगह शापित थी और यहाँ रुकना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। राकेश ने सभी को तुरंत जंगल की ओर जाने का इशारा किया। हमें इस घर से दूर हो जाना चाहिए। शायद जंगल में कोई रास्ता मिल जाए, उसने कहा। चारों दोस्त बाहर निकलकर जंगल की ओर भागने लगे। अंधेरे में केवल पेड़ों की सरसराहट और उनकी भागती हुई सांसों की आवाज गूंज रही थी। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जा रहे थे, उन्हें ऐसा लगने लगा कि किसी ने जंगल को घेरे रखा है। वे जितना भागने की कोशिश करते, उतना ही उन्हीं रास्तों पर लौट आते। हर कुछ दूरी पर वे किसी न किसी परिचित पेड़ के पास पहुंच जाते, जिससे यह साफ था कि वे किसी अजीब घेरे में फंस चुके थे। सुमित ने बुरी तरह घबराते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? हम जितना भी आगे बढ़ते हैं, उसी जगह लौट आते हैं। राकेश ने अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए कहा, यह आत्मा हमें फंसा रही है। वह नहीं चाहती कि हम इस जगह से बाहर निकलें। तभी रीमा ने पेड़ों के बीच एक अजीब सी परछाई देखी। वह परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। रीमा ने कांपती आवाज में कहा, देखो, वो फिर से आ गई है। उस साय ने अब एक ठोस रूप ले लिया था। वह एक लंबा, दुबला और भयावह प्राणी था, जिसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। उसके हाथ बेहद लंबे थे और उसकी आंखें खून जैसी लाल चमक रही थीं। उसकी उपस्थिति से एक गहरी ठंड फैल रही थी और उसकी दृष्टि ने सभी को भयभीत कर दिया। उस परछाई को देखकर रीमा के मुंह से चीख निकल गई। वह पीछे हटने लगी, लेकिन तभी एक अदृश्य शक्ति ने उसे झकड़ लिया। रीमा का चेहरा सफेद पड़ गया और उसकी आंखें एकदम चौड़ी हो गईं। राकेश ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रीमा का शरीर हवा में ऊपर उठ गया, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। राकेश और बाकी दोस्तों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन रीमा अचानक उनकी पकड़ से छूट गई और जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। उसकी चीख जंगल में गूंजने लगी और कुछ पलों बाद एक गहरा सन्नाटा छा गया। राकेश ने चीखते हुए कहा, रीमा, तुम कहाँ हो? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रीमा कहीं अंधेरे में खो चुकी थी। राकेश की आंखों में आंसू आ गए और उसने महसूस किया कि वह उसे खो चुका है। सुमित ने राकेश को संभालते हुए कहा, हमें रीमा को ढूंढना होगा। वह हमें नाने का मान
टिंडा होगा, वह हमें छोड़कर नहीं जा सकती, करण ने डरते हुए कहा। इस आत्मा ने उसे अपने वश में कर लिया है। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। शायद रीमा हमारी आवाज सुनकर लौट आए। जंगल में और आगे बढ़ते हुए अचानक उन्हें एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर अजीब सी धुंध फैली हुई थी और दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे जो बेहद डरावने थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि यह सुरंग न केवल प्राचीन थी बल्कि किसी शापित शक्ति से भी जुड़ी हुई थी। राकेश ने गुफा की ओर इशारा करते हुए कहा, शायद यही रास्ता हमें इस शाप से बाहर निकाल सके। चलो अंदर चलते हैं। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और डरते हुए उस गुफा में कदम रखा। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक भारीपन का एहसास होने लगा, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन पर हावी हो रही हो। गुफा के अंदर से रहस्यमयी मंत्रों की आवाजें आने लगीं। ये आवाजें धीरे धीरे तेज हो रही थीं और उनके दिलों की धड़कनों को और भी तेज कर रही थीं। गुफा के बीच में पहुंचने पर उन्हें एक पुरानी अलौकिक प्रतिमा दिखाई दी, जो एक अजीब और भयानक देवी का स्वरूप था। उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग था और वह मानो उन्हें घूर रही थी। प्रतिमा के चारों ओर अजीब सी रोशनी थी और उसके चारों ओर खून के निशान फैले हुए थे। सभी ने प्रतिमा के पास पहुंचकर देखा कि उसके पैरों में कुछ लिखा हुआ था, जिसे समझना मुश्किल था। लेकिन तभी करण को एक झटका सा लगा और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी हालत देखते हुए सुमित ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह भी अजीब सी बेहोशी में चला गया। राकेश ने खुद को और रीमा को बचाने के लिए प्रतिमा से कुछ दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी प्रतिमा से एक काले धुएं गुबार निकला और सीधे उनकी ओर बढ़ा। राकेश ने उस धुएं से बचने की कोशिश की, लेकिन वह धुआं उनकी ओर बढ़ता जा रहा था। उसकी पकड़ से बचना लगभग नामुमकिन था। जैसे ही धुएं ने उन्हें घेर लिया, राकेश को यह समझ आ गया कि वे आत्मा के कब्जे में आ चुके हैं और इस शापित गुफा से निकलना अब शायद असंभव था। राकेश और सुमित उस काले धुएं से बचने की कोशिश में एक कोने में जा पहुंचे। करण की हालत गंभीर थी और रीमा का कहीं कोई पता नहीं था। राकेश ने कांपते हुए सुमित की ओर देखा और कहा, हमें इस प्रतिमा के रहस्य को समझना होगा। यह प्रतिमा इस गुफा की ताकत है। शायद यही हमें यहाँ फंसाए हुए है। सुमित ने प्रतिमा की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी भयावहता थी, जैसे वह खुद जीवित हो। गुफा की दीवारों पर कुछ पुराने शिलालेख उकेरे हुए थे। सुमित ने ध्यान से उन पर उंगलियां फेरी, मानो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। उसे अचानक समझ आया कि उन शिलालेखों पर लिखा हुआ था, वह जो इस गुफा में प्रवेश करेगा, आत्मा के प्रकोप का भागी बनेगा। सुमित ने यह पढ़ते ही कांपते हुए राकेश से कहा, राकेश, ये गुफा एक शापित स्थान है। यहाँ जो भी प्रवेश करता है, उसकी आत्मा इसी प्रतिमा में कैद हो जाती है। यही इस आत्मा का रहस्य है। राकेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो क्या इसका कोई उपाय है? क्या इस शाप से मुक्त होने का कोई रास्ता है? सुमित ने गुफा की ओर नजर दौड़ाई, लेकिन तभी उनके पीछे एक भयानक चीख सुनाई दी। यह करण की आवाज थी, जो अब अपने होश में नहीं था। करण के चेहरे पर एक विचित्र सी मुस्कान थी और उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थीं। वह अब आत्मा के नियंत्रण में था और उसकी हरकतें पहले से भी ज्यादा डरावनी हो चुकी थीं। करण का चेहरा विकृत हो गया था। उसकी चाल और आवाजें, सब कुछ अजीब और अप्राकृतिक था। उसने राकेश और सुमित की ओर देखते हुए कहा, तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। यह आत्मा की भूमि है। हर आत्मा यहाँ आकर मेरे वश में हो जाती है। तुम सभी को यहाँ रहना होगा। राकेश ने साहस जुटाते हुए करण से कहा, करण, यह तुम नहीं हो। यह आत्मा है जो तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल कर रही है। इसे रोको, अपने अंदर की ताकत को इकट्ठा करो और इससे लड़ो। लेकिन करण अब उनके बस में नहीं था। वह एक भयानक राक्षस में बदल चुका था। वह राकेश की ओर बढ़ा और एक जोरदार हंसी के साथ कहा, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हैं। तुम लोग यहाँ से नहीं बच सकते। करण ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और राकेश की ओर झपटा। राकेश ने किसी तरह खुद को बचाया और सुमित के साथ पीछे हटने लगा। लेकिन करण की ताकत अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके पास आने से ही ठंडी और भारी हवा का एहसास होता था। राकेश और सुमित को एहसास हो गया कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया
तो करण की आत्मा हमेशा के लिए इस राक्षसी शक्ति के कब्जे में चली जाएगी। राकेश ने जल्दी से गुफा के दूसरे कोने की ओर देखा, जहां एक और छोटा दरवाजा नजर आ रहा था। उसने सुमित से कहा, हमें उस दरवाजे से बाहर निकलना होगा। शायद यही हमारा आखिरी मौका है। सुमित ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों तेजी से उस दरवाजे की ओर भागे। पीछे करण अब भी उनके पीछे लगा हुआ था। उसकी आंखों में एक भयानक चमक थी। जैसे ही वे दरवाजे के करीब पहुंचे, अचानक करण की आवाज गूंज उठी, तुम लोग बचकर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे साथ हूं। राकेश और सुमित ने किसी तरह दरवाजे को खोला और अंदर प्रवेश कर गए। वह एक संकरी सुरंग थी, जो कहीं गहराई में जा रही थी। दोनों ने सोचा कि शायद यह सुरंग उन्हें इस गुफा और आत्मा के प्रभाव से बाहर ले जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए, उन्हें महसूस हुआ कि यह सुरंग और भी भयानक थी। दीवारों पर लाल रंग के निशान थे और जगह जगह से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। सुरंग के अंदर एक अजीब सी गंध थी, जो जैसे किसी मृत शरीर की हो। उनके कदमों की आवाजें इस खामोशी में गूंजने लगीं। तभी अचानक राकेश को रीमा की आवाज सुनाई दी। वह एकदम कमजोर और बेबस थी, जैसे कहीं गहरे में खोई हुई हो। राकेश ने रुककर आवाज की दिशा में देखा। रीमा, तुम कहाँ हो? उसने चिल्लाते हुए कहा। सुमित ने उसे समझाने की कोशिश की। यह आत्मा का जाल हो सकता है, हमें आगे बढ़ते रहना होगा। लेकिन राकेश ने उसकी बात अनसुनी कर दी और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। सुमित ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह अंधेरे में आगे बढ़ गया। राकेश उस आवाज का पीछा करते हुए सुरंग के गहरे अंधेरे में उतरता गया। आखिरकार वह एक छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां पर रीमा बैठी हुई थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ और आंखें खोखली नजर आ रही थीं। उसके चारों ओर अजीबोगरीब निशान थे और वह किसी पुरानी किताब को पढ़ रही थी। रीमा, राकेश ने राहत की सांस लेते हुए कहा और उसकी ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, रीमा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, राकेश? रीमा की आवाज में एक ठंडी और असामान्य सी बात थी। यहाँ से चले जाओ, यह जगह मेरे लिए ही बनी है। राकेश ने सहमे हुए कहा। रीमा, तुम क्या कह रही हो? हम सब तुम्हें बचाने आए थे। रीमा ने ठंडी हंसी के साथ कहा, यह सब एक जाल है राकेश। यह आत्मा मुझे चुन चुकी है और मुझे यहाँ रहना ही होगा। तुम लोग यहाँ से नहीं बच सकते। यह सुनकर राकेश के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रीमा को क्या हो गया था। क्या वह वास्तव में आत्मा के नियंत्रण में थी, या वह खुद यहाँ आकर इस शापित दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी? तभी राकेश ने अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस की। उसने पीछे मुड़कर देखा और करण और सुमित भी उस कमरे में पहुंच चुके थे। लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी और भय का भाव था। सुमित ने धीरे से कहा, हम फंस चुके हैं, राकेश। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यह आत्मा हमें छोड़ने नहीं देगी। राकेश ने एक आखिरी बार अपने दोस्तों की ओर देखा और फिर रीमा की ओर। उसने महसूस किया कि वे सभी अब इस शापित गुफा का हिस्सा बन चुके थे। उनका कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था और शायद यही उनकी नियति थी। धीरे धीरे कमरे की रोशनी धुंधली होने लगी और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। राकेश, रीमा, करण और सुमित इस शापित आत्मा की बंदिशों में हमेशा के लिए कैद हो गए और उस दिन से उन्हें किसी ने फिर कभी नहीं देखा। कहते हैं कि आज भी उस गुफा में रात के अंधेरे में चारों की चीखें गूंजती हैं और जो भी उस गुफा के पास जाता है, वह खुद उस छाप का है, उसका हिस्सा बन जाता है। समय बीतता गया, लेकिन उस गुफा की कहानियां धीरे धीरे जंगल के आसपास के गांवों में फैलने लगीं। लोग कहते थे कि जो कोई भी उस गुफा के पास जाता है, उसके कानों में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती हैं। और कई बार लोगों ने उन चारों की परछाइयां गुफा के प्रवेश द्वार के पास देखी हैं। कुछ साहसी लोग वहां जाने का प्रयास करते, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह गुफा एक प्राचीन शाप का हिस्सा है, जो किसी रहस्यमय शक्ति द्वारा गढ़ी गई है, ताकि उस आत्मा को कभी शांति न मिले और वह हमेशा नए शिकारों की तलाश में भटकती रहे। एक दिन उसी गांव में एक युवा तांत्रिक आया, जिसका नाम आदित्य था। वह अपनी शक्तियों
और साहस के लिए प्रसिद्ध था, और उसने सुना था कि उस गुफा में कुछ अनोखी आत्मिक शक्ति है जो बहुत वर्षों से वहां कैद है। आदित्य ने उस गुफा के रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया और उसने गांव वालों से अनुमति मांगी कि वह उस जगह पर जाकर आत्मा को मुक्त करने की कोशिश करेगा। गांव वाले पहले तो डर गए और उसे मना करने लगे, लेकिन आदित्य की दृढ़ता और आत्मविश्वास को देखकर उन्होंने उसे अनुमति दे दी। आदित्य अपने मंत्रों और तांत्रिक उपकरणों के साथ गुफा की ओर बढ़ा। वह जानता था कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, बल्कि एक भयानक शक्ति है जो किसी गहरे रहस्य में बंधी हुई है। आदित्य ने गुफा के बाहर खड़े होकर कुछ पवित्र मंत्रों का जाप किया ताकि उसे अंदर की बुरी शक्तियों से सुरक्षा मिले। वह धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ा। गुफा के अंदर का माहौल अजीब था, ठंडा और भारी, जैसे वहां पर किसी अदृश्य ताकत का साया हो। जैसे ही आदित्य गुफा में और अंदर की ओर बढ़ा, उसे दीवारों पर बने चित्र दिखाई देने लगे। हर चित्र किसी न किसी कहानी को बयां कर रहा था, शापित आत्माओं की, बलिदानों की, और उन लोगों की जो इस जगह से कभी वापस नहीं लौटे। गहरे अंदर पहुंचने पर आदित्य ने उन चारों दोस्तों के चिन्ह देखे। वह जान गया कि ये वे लोग थे जो आत्मा के जाल में फंस गए थे। उसने गहरी सांस ली और अपनी साधना के बल पर आत्मा से संवाद करने की कोशिश की। उसने जोर से कहा, तुम जो भी हो, इस गुफा में बंधी हुई आत्मा हो या कोई और शक्ति, मेरे सामने प्रकट हो जाओ। कुछ पल तक सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर अचानक गुफा में ठंडी हवा का तेज झोंका आया। गुफा की दीवारों पर बने चित्र जीवंत होने लगे, जैसे कि वे किसी अज्ञात शक्ति से संचालित हो रहे हों। एक भयावह आवाज गूंजने लगी, कौन है जो मेरे शाप को तोड़ने की हिम्मत कर रहा है? तुम जानते हो कि जिसने भी यहां आने की कोशिश की वह वापस नहीं लौटा। आदित्य ने साहसपूर्वक कहा, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, तुम्हारे इस शाप का कारण जानने और तुम्हें इस बंधन से छुटकारा दिलाने का इरादा रखता हूं। मुझे बताओ कि तुम्हारा यह शाप क्यों? आवाज में एक पल के लिए मानो पीड़ा आ गई, और फिर धीरे धीरे एक परछाई गुफा के अंधेरे से प्रकट होने लगी। यह वही भयानक परछाई थी जो करण, रीमा, राकेश और सुमित को फंसा चुकी थी। उसने आदित्य को घूरते हुए कहा, मैं एक ऐसी आत्मा हूं जिसने कभी इस दुनिया में अन्याय सहा था। मेरे साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए मुझे शापित कर दिया गया, इस गुफा में कैद कर दिया गया, और मैं तब से केवल शिकार की तलाश में रहती हूँ। आदित्य ने आत्मा की बात ध्यान से सुनी और फिर कहा, अगर मैं तुम्हें न्याय दिला दूं और तुम्हारे साथ हुए अन्याय को समाप्त कर दूं, तो क्या तुम यहां से मुक्त हो जाओगी? क्या तुम इन बेकसूर आत्माओं को भी छोड़ दोगी जिन्हें तुमने इस गुफा में कैद कर लिया है? आत्मा ने एक पल के लिए विचार किया और फिर गहरे स्वर में कहा, अगर तुम सच में मेरा न्याय कर सकते हो और मुझे मेरी मुक्ति दिला सकते हो, तो मैं इन आत्माओं को छोड़ दूंगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें मेरे अतीत में जाना होगा और मेरा दुख समझना होगा। आदित्य ने अपनी मंत्र शक्ति के बल पर आत्मा के अतीत में जाने का निश्चय किया। उसने अपनी आंखें बंद की और आत्मा के द्वारा बताए गए समय और स्थान पर ध्यान केंद्रित किया। आदित्य के चारों ओर एक गहरी धुंध छा गई और वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया। आदित्य ने खुद को एक प्राचीन गांव में पाया, जहां एक साधारण लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। उस लड़की का नाम सुधा था। सुधा गांव की सबसे सुंदर और समझदार लड़की थी, लेकिन गांव के कुछ ताकतवर लोग उसकी सुंदरता पर बुरी नजर रखते थे। एक दिन उन लोगों ने उसे अकेला पाकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सुधा ने उनका विरोध किया, लेकिन उसकी आवाज को दबा दिया गया और उसे बलपूर्वक इस गुफा में कैद कर दिया गया। उसके साथ घोर अन्याय हुआ और उसे इस गुफा में शापित आत्मा के रूप में छोड़ दिया गया। जब गांव वालों को उसके साथ हुए इस अत्याचार का पता चला, तो उन्होंने गुस्से में आकर उन अत्याचारियों को सजा दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुधा की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह एक शक्तिशाली प्रतिशोधी आत्मा में बदल गई, जो हर आने वाले को अपनी कैद में ले लेती थी। आदित्य ने यह सब देखा और सुधा के दर्द को महसूस किया। उसने सुधा की आत्मा से कहा, तुम्हारा दुख और तुम्हारे साथ हुए अन्याय को मैं समझता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे न्याय की कहानी हर किसी तक पहुंचाई जाएगी।
तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, यही मेरी प्रार्थना है। सुधा की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई और उसने कहा, तुमने मुझे समझा और मेरी पीड़ा को समझने की कोशिश की। मैं तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। मैं इन कैद आत्माओं को छोड़ दूंगी और अब इस गुफा को हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। आदित्य की आंखों के सामने सुधा की आत्मा एक सुंदर प्रकाश में बदल गई और आकाश की ओर बढ़ने लगी। गुफा में अचानक से हल्की रोशनी फैल गई और उन चार दोस्तों करण, रीमा, राकेश और सुमित की आत्माएं भी आजाद होकर गुफा से बाहर निकल गईं। आदित्य ने जब आंखें खोली तो वह गुफा के बाहर था। गुफा के अंदर का शाप समाप्त हो चुका था और अब वहां शांति थी। गांव के लोग आदित्य का धन्यवाद करने लगे और उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। आदित्य ने सभी को सुधा की कहानी बताई और कहा, यह गुफा अब किसी के लिए भी खतरनाक नहीं है। सुधा की आत्मा को शांति मिल गई है। गांव के लोगों ने इस घटना को याद रखने का निश्चय किया और सुधा की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। आदित्य ने भी अपनी यात्रा पूरी कर ली और संतुष्टि के साथ वहां से चला गया। गुफा अब एक रहस्यमयी स्थान नहीं रह गई थी, बल्कि सुधा की कहानी को सुनाने का स्थान बन गई थी। इस प्रकार सुधा की आत्मा को उसके न्याय और शांति मिली और गुफा का शाप हमेशा के लिए समाप्त हो गया।